आज की कहानी है आँख की किरकिरी भाग 3। आशा को एक साथी की बड़ी ज़रूरत थी। प्यार का त्योहार भी महज 2 आदमियों से नहीं मनता। मीठी बातों की मिठाई बांटने के लिए गैरों की भी ज़रूरत पड़ती है। भूखी प्यासी विनोदनी भी नई बहू से प्रेम के इतिहास को शराबी की दहकती हुई सुरा के समान कान फैलाकर पीने लगी। सूनी दोपहरी में माँ जब सोती होती, घर के नौकर चाकर निचले तल्ले में आरामगाह में छिप जाते। बिहारी की ताकीद से महेंद्र कुछ देर के लिए कॉलेज गया होता और धूप से तपी नीलिमा के एक छोर से चील की तीखी आवाज़ बहुत धीमी सुनाई देती। तो कमरे के फर्श पर अपने बालों को तकिए में बिखेरे आशा लेट जाती और पेट के नीचे तकिया रखकर पट पड़ी विनोदनी उसकी गुनगुन स्वर से कही जाने वाली कहानी में तन्मय हो जाती। उसकी कनपटी लाल हो उठती, सांस जोर जोर से चलने लगती। विनोदनी खोद खोद कर पूछती और छोटी से छोटी बात भी निकाल लेती। एक ही बात कई बार सुनती। घटना खत्म हो जाती तो कल्पना करती, कहती, अच्छा बहन, कहीं ऐसा होता तो क्या होता, और यह होता तो तुम क्या करती। इन अनहोनी कल्पनाओं की राह में सुख की बातों को खींचकर दूर तक ले जाना आशा को भी अच्छा लगता। विनोदनी कहती, अच्छा भाई आँख की किरकिरी, तुझसे कहीं बिहारी बाबू का ब्याह हुआ होता तो। आशा, राम राम, ऐसा ना कहो बहन, बड़ी शर्म आती है मुझे। हाँ, तुम्हारे साथ होता तो क्या कहने, चर्चा तो तुमसे होने की भी चली थी। विनोदनी, मुझसे तो जाने कितनों की कितनी ही बातें चली, ना हुआ ठीक ही हुआ, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। आशा प्रतिवाद करती, वह भला ये कैसे कबूल कर ले कि विनोदनी की अवस्था उससे अच्छी है। उसने कहा, जरा यह तो सोच देखो, अगर मेरे पति से तुम्हारा ब्याह हो जाता, होते होते ही रह गया, क्यों नहीं हुआ। आशा का यह बिस्तर, यह पलंग, सभी तो उसी का इंतजार कर रहे थे। उस सजे सजाए शयन कक्ष को विनोदनी देखती और इस बात को किसी भी तरह ना भुला पाती। इस घर की वह महज एक मेहमान है। आज उसे जगह मिली है, कल छोड़ के चले जाना है। तीसरे पहर विनोदनी खुद अपनी अनूठी कुशलता से आशा का जूड़ा बांध देती और जतन से श्रृंगार करके उसके पति के पास भेजा करती। इस तरह खामखा देर कर देना चाहती। नाराज होकर महेंद्र कहता, तुम्हारी यह सहेली तो टस से मस नहीं होना चाहती, घर कब जाएगी। उतावली होकर आशा कहती, ना ना, मेरी आँख की किरकिरी पर तुम नाराज क्यों होते हो। तुम्हें पता नहीं तुम्हारी चर्चा उसे कितनी अच्छी लगती है, किस जतन से वह सजा संवार कर मुझे तुम्हारे पास भेजा करती है। राजलक्ष्मी आशा को कुछ करने धरने ना देती। विनोदनी ने उसकी तरफदारी की और उसे काम में जुटाया। विनोदनी को आलस जरा भी नहीं था। दिन भर एक सी काम में लगी रहती। आशा को वह छुट्टी नहीं देना चाहती। एक के बाद दूसरा वह कामों का कुछ ऐसा क्रम बनाती, आशा के लिए जरा भी चैन पाना नामुमकिन था। आशा का पति छत वाले सूने कमरे में बैठा चिढ़ के मारे छटपटा रहा है। यह सोचकर विनोदनी मन ही मन हंसती रहती। आशा अकुलाकर कहती, भाई आँख की किरकिरी, अब तो इजाज़त दो, वह नाराज़ हो जाएंगे। झट विनोदनी कहती, बस जरा सा, इसे ख़त्म करके चली जाओ, ज़्यादा देर ना होगी। जरा देर में आशा फिर उद्विग्न होकर कहती, ना बहन, अब वह सचमुच नाराज़ हो जाएंगे, मुझे छोड़ दो, चलूँ मैं। विनोदनी कहती, जरा नाराज़ ही हुए तो क्या, सुहाग में गुस्सा ना मिले तो मोहब्बत में स्वाद नहीं मिलता, जैसे सब्जी में नमक मिर्च के बिना। लेकिन नमक मिर्च का मज़ा क्या होता है, यह विनोदनी ही समझ रही थी। ना थी सिर्फ उसके पास सब्जी, उसकी नस नस में मानो आग लग गई। जिधर भी नज़र करती चिंगारियां उगलती उसकी आंखें। ऐसी आराम की गृहस्थी, ऐसे सुहाग के स्वामी। इस घर को तो मैं राजा की रियासत, इस स्वामी को अपने चरणों का दास बनाकर रखती। आशा को गले लगाकर, भाई आँख की किरकिरी, मुझे बताओ ना, कल तुम लोगों में क्या बातें हुई। तुमने वह कहा था जो मैंने करने को कहा था। तुम लोगों के प्यार की बातें सुनकर मेरी भूख प्यास जाती रहती है। एक दिन आखिर आजिज आकर महेंद्र ने माँ से कहा, यह अच्छी बात है माँ,
दूसरों के घर की एक जवान विधवा को घर रखकर एक भारी जिम्मेदारी कंधे पर लाद देने की क्या पड़ी है, जाने कब क्या मुसीबत हो। राजलक्ष्मी ने कहा, अरे यह तो अपने विपिन की बहू है, इसे मैं बिरानी थोड़े ही समझती हूँ। महेंद्र ने कहा, जो कहो, लेकिन यह अच्छा नहीं है। मेरी राय में इसे रखना ठीक नहीं। राजलक्ष्मी खूब जानती थी कि महेंद्र की राय को ठुकराना आसान नहीं, इसीलिए उसने बिहारी से कहा, अरे बिहारी, तू एक बार महेंद्र को समझा कर देख। यह विपिन की बहू जब से यहाँ है तभी से इस बुढ़ापे में मुझे थोड़ा आराम मिला है। वह पराई हो या जो हो, किसी से कभी ऐसा सेवा नहीं मिली। बिहारी ने कोई जवाब न दिया। वह जाकर महेंद्र से बोला, यार विनोदिनी की भी सोचते हो? महेंद्र ने हंसकर कहा, सोचकर रात की नींद हराम है। अपनी भाभी से पूछ के देखो। विनोदिनी के ध्यान से इन दिनों और सब ध्यान टूट गया है। घूंघट की आड़ से आशा ने महेंद्र को चुपचाप धमकाया। बिहारी ने कहा, अच्छा दूसरा विष वृक्ष। चुन्नी उसे यहाँ से निकाल बाहर करने को छटपटा रही थी। घूंघट से आशा की आंखों ने फिर से उसे झड़का। बिहारी ने कहा, निकाल ही बाहर करो तो लौट आने में कितनी देर लगती है। अरे विधवा का विवाह रचा दो, विष के दांत एक बारगी टूट जाएंगे। महेंद्र बोला, विवाह तो कुंद का भी कर दिया गया था। बिहारी ने कहा, इस उपमा को अभी छोड़ो। विनोदिनी की बात कभी कभी मैं सोचा करता हूँ। तुम्हारे यहाँ तो जिंदगी भर यह नहीं रह सकती। इनके यहाँ का जंगल किसी के लिए भी वनवास है। विनोदिनी आज तक महेंद्र के सामने नहीं गई, पर बिहारी ने उसको देखा है। उसने सिर्फ इतना समझा है कि यह स्त्री जंगल में छोड़ने लायक नहीं है, लेकिन शिखा घर के दिए में एक तरह से जलती है और दूसरी तरह वह घर को आग भी लगा देती है। महेंद्र के मन में यह शंका भी थी। महेंद्र ने इस बात पर बिहारी की खूब खिल्ली उड़ाई। बिहारी ने भी इसका जवाब दिया, लेकिन उसके मन ने समझा था कि यह स्त्री खिलवाड़ करने की नहीं, उसकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। राजलक्ष्मी ने विनोदिनी को सावधान कर दिया। कहा, देखना बेटी, बहू से इतनी मिठास ना रखना। तुम गांव घर से गृहस्थ के यहाँ आई हो, आज के चाल चलन को नहीं जानती। बुद्धिमती हो, समझ बूझ कर चलना। इसके बाद विनोदिनी ने आशा को दूर ही दूर रखा। कहा, मैं भाई होती कौन हूँ? मेरी जैसी स्त्री से अगर आप अपनी इज्जत बचाकर चलना नहीं चाहते तो कब क्या हो जाएगा कौन कह सकता है। आशा निहोरे विनती करती, गिड़गिड़ाती, रोती पीटती, लेकिन विनोदिनी एकदम अडिग। बातों से आशा अकंठ भर उठी, मगर विनोदिनी ने तरजीह ही ना दी। इधर महेंद्र के बाजू शिथिल हो गए। जो अनियम और उच्च श्रृंखलता पहले उसे कौतुक सी लगती थी, वही अब धीरे धीरे उसे दुखाने लगी। आशा की सांसारिक अपटुता से उसे खीज होती, लेकिन जबान खोलकर कहता नहीं। प्यार की जलती हुई सेज पर आंख खोलकर धीरे धीरे घर के गृहस्थी के धंधों, लिखाई पढ़ाई में ध्यान देकर महेंद्र ने करवट बदली। अपनी चिकित्सा संबंधी किताबों का उसने जाने कहां कहां से उद्धार किया और अपने कोट पतलून को धूप दिखाने की चेष्टा की। विनोदिनी जब बिल्कुल ही पकड़ में ना आई तो आशा को एक तरकीब सूझी। बोली, भाई आँख की किरकिरी, तुम मेरे पति के सामने क्यों नहीं आती? भागती क्यों फिरती हो? विनोदिनी ने बड़े संक्षेप में लेकिन तेज स्वर में कहा। छी! आशा बोली, क्यों? माँ से मुझे पता चला है तुम हम लोगों की गैर नहीं हो। गंभीर होकर विनोदिनी ने कहा, संसार में अपना पराया कोई नहीं होता। जो अपना मानता है वही अपना होता है, और जो पराया समझता है वह अपना होते हुए भी पराया है। आशा ने देखा यह बात लाजवाब है। वास्तव में उसके पति विनोदिनी के साथ ज्यादती करते हैं, सचमुच उसे गैर समझते हैं और नाहक ही उससे खींचा करते हैं। उस दिन सांझ को आशा ने बड़े नाजो अंदाज से पति के सामने छेड़ा। तुम्हें मेरी आंख की किरकिरी से परिचय करना पड़ेगा। तुम्हारे साहस की बलिहारी? आशा ने पूछा। क्यों, मैं डर किस बात का? महेंद्र, अपनी सखी की जिस गजब की खूबसूरती का जिक्र किया करती हो वह तो खतरे से खाली नहीं। आशा ने कहा, खैर वह मैं देख लूंगी। तुम मुझसे बोलोगी या नहीं इतना बता दो।
विनोदिनी को देखने का कौतूहल महेंद्र को भी था। फिर भी यह आग्रह उसे ठीक नहीं लग रहा था। हृदय के नाते के बारे में महेंद्र के उचित अनुचित का आदर्श औरों की अपेक्षा कुछ कड़ा था। इसके पहले वह विवाह की बात तक नहीं सुनना चाहता था, इसलिए कि कहीं माँ के अधिकार पर आंच न आए। और अब आशा के संबंध की रक्षा वह इस तरह से करना चाहता कि किसी पराई औरत के लिए मन में जरा सा कौतूहल न पैदा हो। प्यार के मामले में वह बड़ा वैसा सा है, लेकिन पक्का इस बात का उसे मन ही मन नाज भी था। यहाँ तक कि वह चूंकि बिहारी को अपना दोस्त कहता, इसीलिए दूसरे किसी को भी वह अपना मित्र नहीं मानना चाहता। कोई उसकी ओर खींचकर भी आता तो वह जबरदस्ती उसकी ओर से लापरवाही दिखाता और बिहारी के सामने उस बेचारे का मजाक उड़ाते हुए अपनी उदासी जाहिर करता। बिहारी कहीं ऐतराज करता तो महेंद्र कहता, यह तुमसे हो सकता है, कहीं भी जाते हो तुम्हें मित्रों की कमी नहीं रहती, मगर मैं हर किसी को अपना मित्र नहीं मान सकता। ऐसे महेंद्र का मन जब इधर से एक अपरिचिता की ओर कौतूहल और व्यग्रता से बरबस खिंच जाया करता, तो अपने आदर्श के आगे वह नीचा हो जाता। सो वह विनोदिनी को घर से हटाने के लिए अपनी माँ को तंग करने लगा। महेंद्र ने कहा, रहने भी दो चुन्नी, तुम्हारी किरकिरी से गपशप की फुर्सत कहाँ है अपने पास। पढ़ने के वक्त किताबों से नाता और फुर्सत की घड़ियों के लिए तुम हो इस बीच। दोनों के बीच में विनोदिनी के लिए सुई की नोक भर भी जगह छोड़ने को महेंद्र तैयार नहीं था। यह बात उसके गर्व का विषय बन बैठी। उसका वह गर्व आशा से नहीं सहा जाता, पर आज उसने हार कबूल कर ली। कहा, खैर मेरी ही खातिर तुम मेरी किरकिरी से बोलो। आशा के आगे अपने प्रेम की दृढ़ता और श्रेष्ठता प्रमाणित करके अंत में बड़ी कृपा करके वह विनोदिनी से बात करने को राजी हुआ। दूसरे दिन सुबह आशा गई और सोई हुई विनोदिनी से लिपट गई। विनोदिनी बोली, यह कैसा गजब, चकोरी आज चांद छोड़कर मेघ के दरबार में। आशा ने कहा, तुम लोगों की यह कविता मेरी समझ में नहीं आती। फिर गोबर में नाहक घी क्या डालना। जो इन बातों का जवाब दे सकता है, चलकर एक बार उसे सुनाओ। विनोदिनी ने पूछा, आखिर वह रसिक है कौन। आशा ने कहा, तुम्हारे देवर, मेरे पति। मजाक नहीं, तुमसे बातें करने के लिए वह मुझे परेशान कर रहे हैं। विनोदिनी अपने मन में बोली, बीवी के हुक्म से मेरी बुलाहट हुई है और मैं सिर पर पांव रखकर भागी जाऊंगी, ऐसा समझा है मुझे। विनोदिनी किसी भी तरह तैयार ना हुई। आशा पति के सामने बड़ी लज्जित हुई। मन ही मन महेंद्र इस बात पर बड़ा नाराज हुआ। मेरे सामने आने में ऐतराज, मुझे दूसरे मामूली लोगों सा समझती है। और कोई होता तो जाने कब कितने बहानों से विनोदिनी से मिलता, बोलता चालता, लेकिन महेंद्र ने इसकी कभी कोशिश तक ना की। इसी से विनोदिनी को क्या मेरा परिचय नहीं मिला। वह एक बार भली तरह जान लेती तो समझ जाती कि मुझ में और दूसरे किसी पुरुष में क्या फर्क है। 2 दिन पहले विनोदिनी भी कुड़न से बोली थी, इतने दिनों से इस घर में हूँ और महेंद्र एक बार मुझे देखने की कोशिश भी ना करता। बुआ के कमरे में होती हूँ तब भी वह किसी बहाने अपनी माँ के पास नहीं आता। ऐसी लापरवाही किस बात की। मैं कोई जड़ पदार्थ हूँ, मैं आदमी नहीं, स्त्री नहीं। कहीं वह मुझे जान पाता तो पता चलता कि उसकी प्यारी चुन्नी और मुझ में क्या फ़र्क है। आशा ने तरकीब सुझाई, तुम कॉलेज गए हो, यह कहकर मैं उसे अपने कमरे में ले आऊँगी और अचानक बाहर से तुम आ जाना, बस कोई बस न चलेगा। महेंद्र ने पूछा, आखिर किस गुनाह के लिए उसे इतनी बड़ी सजा। आशा बोली, मुझे गुस्सा आ गया है, तुमसे मुलाकात करने में भी आपत्ति, उसकी अकड़ तोड़कर ही रहूँगी। महेंद्र बोला, तुम्हारी प्यारी सखी को देखे बिना मैं मरा नहीं जा रहा हूँ। मैं यूं चोरों की तरह मिलना नहीं चाहता। आशा ने महेंद्र का हाथ पकड़कर विनती की, मेरे सिर की कसम तुम्हें, एक बार, बस एक बार तुम्हें यह करना ही पड़ेगा। जैसे भी हो उसकी हेकड़ी तो भुलानी ही पड़ेगी, फिर तुम्हारा जैसा जी चाहे करना। महेंद्र चुप रहा। आशा बोली, मेरी आरजू है, मान जाओ। महेंद्र को भी ललक हो रही थी, इसीलिए बेहद उदासी दिखाकर सहमत हो गया। शरद की धुली दोपहरी, महेंद्र के कमरे में
विनोदनी आशा को कारपेट के जूते बनाना बता रही थी। आशा अनमनी सी बार बार बाहर ताक ताक कर गिनती में भूल करके अपना बेहद सीधापन दिखा रही थी। आखिर तंग आकर विनोदनी ने उसके हाथ का कारपेट झपट कर गिरा दिया और कहा, यह तुम्हारे बस का नहीं, मैं चलती हूँ, काम पड़ा है। आशा ने कहा, बस जरा देर और देखो, अब भूलूंगी नहीं। आशा सीने से लग गई। इतने में दबे पांव महेंद्र आया और दरवाजे के पास विनोदनी के पीछे खड़ा हो गया। आशा सिलाई पर आंखें गाड़े हुए धीरे धीरे हंसने लगी। विनोदनी ने पूछा, एकाएक हंसी किस बात पर आ गई? आशा से और ना रहा गया। वह खिलखिला पड़ी और विनोदनी के बदन पर कारपेट फेंक कर बोली, तुमने ठीक ही कहा, यह मेरे बस का नहीं। और विनोदनी से लिपटकर और जोर से हंसने लगी। विनोदनी पहले ही ताड़ गई थी। आशा की चंचलता और हाव भाव से उससे छिपा कुछ न था। वह यह भी खूब जान गई थी कि महेंद्र कब चुपचाप उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। नीरी नादान बनकर उसने अपने को आशा के आसान जाल में फंसने दिया। अंदर आते ही महेंद्र ने कहा, मैं बदनसीब ही इस हंसी से क्यों वंचित हूँ। चौंक कर विनोदनी ने माथे पर कपड़े का पल्ला डाला और उठने लगी। आशा ने उसका हाथ धर दबाया। महेंद्र ने कहा, या तो आप बैठिए, मैं चला जाता हूँ, या फिर आप बैठिए, मैं भी बैठता हूँ। जैसा कि आम तौर से औरतें करती हैं, छीना झपटी। शोरगुल करके विनोदनी ने शर्म की धूम नहीं मचाई। उसने सहज ही सुर में कहा, आपके ही अनुरोध से बैठती हूँ, लेकिन मन ही मन अभिशाप न दीजिएगा। महेंद्र ने कहा, अभिशाप दूंगा कि आप में देर तक चलने की शक्ति न रह जाए। विनोदनी ने कहा, इस अभिशाप से मैं नहीं डरती, क्योंकि आपका देर तक ज़्यादा देर का नहीं होगा, शायद अब ख़त्म भी हो चला। और उसने फिर उठकर खड़ा होना चाहा। आशा ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, सिर की सौगंध तुम्हें, कुछ देर बैठो। आशा ने पूछा, अब सच सच बताना, मेरी आँख की किरकिरी कैसी लगी तुम्हें? महेंद्र ने कहा, बुरी नहीं। आशा बहुत ही शुभ होकर बोली, तुम्हें तो कोई अच्छी ही नहीं लगती। महेंद्र, सिर्फ एक को छोड़कर। आशा ने कहा, अच्छा, परिचय जरा जमने दो, फिर देखती हूँ अच्छी लगती है या नहीं। महेंद्र बोला, जमने दो यानी ऐसा रवैया लगातार चला करेगा? आशा ने कहा, भलमन साहब के नाते भी तो लोगों से बोलना चलना पड़ता है। एक दिन की भेंट के बाद ही अगर मिलना जुलना बंद कर दूं तो क्या सोचेगी बेचारी? तुम्हारा हाल ही अजीब है। और कोई होता तो ऐसी स्त्री से दौड़कर मिला करता, और तुम हो कि आफत आ पड़ी मानो। औरों से अपनी इस फर्क की बात सुनकर महेंद्र खुश हुआ। बोला, अच्छा यही सही, मगर ऐसी जल्दबाजी क्या? मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा हूँ, ना तुम्हारी सखी को भागने की जल्दी है, लिहाजा बीच बीच में भेंट हुआ ही करेगी। और भेंट होने पर भलमन साहत रखे, इतनी अकल तुम्हारे पति को है। महेंद्र ने सोचा था अब से विनोदनी किसी न किसी बहाने जरूर आ जाया करेगी, लेकिन गलत समझा था। वह पास ही नहीं भटकती कभी, अचानक आते जाते भी कहीं नहीं मिलती। अपनी स्त्री से वह इसका जिक्र भी ना करता कि कहीं मेरा आग्रह ना झलक पड़े। बीच बीच में विनोदनी से मिलने की स्वाभाविक और मामूली सी इच्छा को छिपाए और दबाए रखने की कोशिश में उसकी अकुलाहट बढ़ने लगी। फिर विनोदनी की उदासीनता उसे उत्तेजित करने लगी। विनोदनी से भेंट होने के दूसरे दिन प्रसंगवश यों ही मजाक में महेंद्र ने आशा से पूछा, तुम्हारा ये अयोग्य पति तुम्हारी आँख की किरकिरी को कैसा लगा? महेंद्र को इसकी जबरदस्त आशा थी कि पूछने से पहले ही आशा से उसे इसका बड़ा ही अच्छा ब्यौरा मिलेगा, लेकिन सब्र करने का जब कोई नतीजा ना निकला तो ढंग से यह पूछ बैठा। आशा मुश्किल में पड़ी। विनोदनी ने कुछ भी नहीं कहा। इससे आशा अपनी सखी से नाराज हुई थी। बोली, ठहरो भी, 2-4 दिन मिलजुल कर तो कहेगी। कल भेंट भी कितनी ही देर हुई और बातें भी कितनी हो सकी। महेंद्र इससे भी कुछ निराश हुआ और विनोदनी के बारे में लापरवाही दिखाना उसके लिए और भी कठिन हो गया। इसी बीच बिहारी आ पहुंचा। पूछा, क्यों भैया, आज किस बात पर विवाद छिड़ा हुआ है? महेंद्र ने कहा, देखो ना,
तुम्हारी भाभी ने कुमुदनी या प्रमोदनी जाने किससे तो जाने क्या नाता जोड़ लिया है, लेकिन मुझे भी अगर उससे वैसा ही कुछ जोड़ना पड़े तो जीना मुश्किल जानो। आशा के घूंघट के अंदर घोर कलह गिर आया। बिहारी जरा देर तक चुपचाप महेंद्र की ओर ताकता रहा और हंसता रहा। बोला, भाभी बात तो ये अच्छी नहीं, यह सब भुलाने की बातें हैं। तुम्हारी आँख की किरकिरी को मैंने देखा है, और भी अगर बार बार देख पाऊँ तो उसे दुर्घटना न समझूंगा। मैं यह कसम खाकर कह सकता हूँ, लेकिन इतने पर भी महेंद्र जब कबूल नहीं करना चाहते तो दाल में कुछ काला है। महेंद्र और बिहारी में बहुत भेद था। आशा को इसका एक और सबूत मिला। अचानक महेंद्र को फोटोग्राफी का शौक हो आया। पहले भी एक बार उसने सीखना शुरू करके छोड़ दिया था। उसने फिर से कैमरे की मरम्मत की और तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। घर के नौकर चाकरों तक के फोटो लेने लगा। आशा जिद पकड़ बैठी, मेरी सखी की तस्वीर लेनी पड़ेगी। बहुत मुख्तसर से महेंद्र ने जवाब दिया, अच्छा। और उससे भी मुख्तसर में उसकी आँख की किरकिरी ने कहा, नहीं। आशा को इसके लिए फिर एक तरकीब खोजनी पड़ी। तरकीब यह थी कि आशा किसी तरह से उसे अपने कमरे में बुलाएगी और सोते समय ही उसकी तस्वीर को लेकर महेंद्र एक खासा सबक देगा। मज़े की बात यह थी कि विनोदनी दिन में कभी सोती ही नहीं, लेकिन उस दिन आशा के कमरे में उसे झपकी आ गई। बदन पर लाल ऊनी चादर डाले, खुली खिड़की की तरफ मुंह किए, हथेली पर सिर रखे, वह ऐसी सुंदर अदा में सोई थी कि महेंद्र ने कहा, लगता है फोटो खिंचाने के लिए ही तैयार हुई है। दबे पांव महेंद्र कैमरा ले आया। किस तरह से तस्वीर अच्छी आएगी, यह तय करने के लिए विनोदनी को बड़ी देर तक बहुत अच्छी तरह देख लेना पड़ा। यहाँ तक कि कला की खातिर छिपकर सिरहाने के पास उसके बिखरे बालों को जरा सा हटा देना पड़ा। नहीं जचा तो उसे फिर से सुधार लेना पड़ा। कानों कान उसने आशा से कहा, पाँव के पास से चादर को जरा बाईं तरफ खिसका दो। भोली आशा ने उसके कानों में कहा, मुझसे ठीक ना बनेगा, कहीं नींद ना टूट जाए, तुम ही खिसका दो ना। महेंद्र ने चादर खिसका दी और तब उसने तस्वीर खींचने के लिए कैमरे में प्लेट डाली। डालना था कि खटका हुआ और विनोदनी हिल उठी। लंबा निश्वास छोड़ घबराकर उठ बैठी। आशा जोर से हंस पड़ी। विनोदनी बेहद नाराज हुई। अपनी जलती हुई आंखों से महेंद्र पर चिंगारियां बरसाती हुई बोली, बहुत बुरी बात है। महेंद्र ने कहा, बेशक बुरी बात है, लेकिन चोरी भी की और चोरी का माल हाथ ना लगा, इससे तो मेरे दोनों काल गए। इस बुराई को ही लेने दीजिए, उसके बाद मुझे सजा दीजिएगा। आशा भी बहुत आरजू मिन्नत करने लगी। तस्वीर ले ली गई, लेकिन पहली तस्वीर खराब हो गई। लेकिन दूसरे दिन दूसरी तस्वीर लिए बिना फोटोग्राफर ना माना। उसके बाद मित्रता के स्वरूप दोनों सखियों की एक साथ एक तस्वीर लेने की बात आई। विनोदनी ना कह सकी, बोली, यही लेकिन आखिर है। यह सुनकर महेंद्र ने उस तस्वीर को बर्बाद कर दिया। इस तरह तस्वीर लेते लेते परिचय काफ़ी आगे बढ़ गया।